राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इन सबका विचारधारात्मक पितामह है, उसकी तरफ से इन लोगों के सामने इस मसले से निपटने के लिए 2 तरह की भाषा के मॉडल रखे गए हैं। ये दोनों का अभी आपने ज़िक्र किया। एक मॉडल एक मॉडल अतुल लिमई की तरफ से आता है या टीजी मोहनदास की तरफ से आता है, वो एक मॉडल है। दूसरा मॉडल जो है, वो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की तरफ से आता है, जिसमें लल्लो-चप्पू है, जिसके अंदर फूटने-फुसलाने, आप अच्छे हैं, आइए चलिए बात करें वगैरह-वगैरह, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप बुद्धिमान भी हैं, आप तो हमारी हमारी पीढ़ी से भी ज़्यादा काबिल हैं, इस प्रकार की बातें करके इस सबको करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है मोदी और मोहन भागवत का मॉडल दिखाई पड़ता है कि ये लोग मौजूदा परिस्थिति को, जिसमें राजनीतिक गर्मी बहुत है, उसको ठंडा करना चाहते हैं और उसके पीछे उनका एक बड़ा डर है, बहुत बड़ा। वो डर क्या है? डर ये है, आज मैं अल जज़ीरा का एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें उसने 4-5 लड़कियाँ और 1-2 लड़कों के बारे में कहा है। वो सब कह रहे हैं कि हमारे माता-पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, सब दिल्ली से बाहर के हैं और संघ की विचारधारा के अनुयायी हैं, भाजपा के वोटर हैं और अब हम आए हैं दिल्ली, अब हम कोशिश करेंगे कि घर वापस न जाएँ। ये सब लोग इन सब लोगों ने 20 तारीख को उस आंदोलन में भाग लिया था, चोटें भी खाई, सब कुछ है। अच्छा, अब उसको पढ़ के क्या लगता है? उसको पढ़ के ये लगता है कि जो बच्चे आए थे वहाँ पर, उसकी 3 कैटेगरी थी। ये मैंने बनाई है 3 कैटेगरीज़, 3 उनकी श्रेणियाँ थी। एक श्रेणी तो ये थी, जिनके माँ-बाप भाजपा के स्थायी वोटर हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, शाखा वगैरह में जाते हैं। एक तो ये थी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी उनकी ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन ऐसे कोई विचारधारात्मक रूप से प्रशिक्षित नहीं है, विचारधारा में दीक्षित नहीं है। भाजपा के बहुत से वोटर हैं, सारे के सारे तो संघ के स्वयंसेवक होते नहीं हैं, मतलब जो है, तो उनकी संख्या तो कम ही होती है। एक ऐसे लोग हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी है जो कि आम तौर पर स्वतंत्र और उदार चिंतन के हैं, जिनके घरवाले उनके उनके भी बेटे-बेटियाँ थे। ये 3 कैटेगरी थी। तो पहली कैटेगरी के लोगों का तो मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी पहली कैटेगरी के लोग, उनके माँ-बाप तो भक्त हैं, भक्त मंडली में जाते हैं। जो दूसरी जो जो दू जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी वो उनके वोटर हैं भाजपा के। भाजपा को डर है कि उनके बेटों-बेटियों के साथ जो सलूक किया गया है, वो कहीं अ, उनके माँ-बाप को भी हमारे खिलाफ ना कर दे। क्योंकि उनके माँ-बाप भी अगर उनके खिलाफ हो गए, तो इनके पास बहुत ज़्यादा वोट तो है नहीं। ये तो कगार पे खड़े हुए हैं। ज़रा से फिसले कि ये अल्पमत में चले जाएँगे और काफ़ी अभी अभी भी अल्पमत में थे और भी ज़्यादा अल्पमत में चले जाएँगे, 100 के करीब सीटें आ जाएँगी इनकी। ये बहुत बड़ा डर है। ये जो लल्लो-चप्पो देख रहे हैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि रात में लीरें निकालते हैं कि हम आपको माफ़ करते हैं वगैरह, बस अपने-अपने हमदर्दी जताने का अपना-अपना तरीका है। हैं? तो ये बहुत बड़ा डर है। आप याद कीजिए, भाजपा ने एक पोस्टर भी निकाल रखा है, जिसके अंदर माँ-बाप, किसी बच्चे के माँ-बाप कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी जेन ज़ी है, लेकिन हम उसको गुमराह रास्ते पे नहीं भेजते हैं। हैं? तो ये एक बहुत बड़ा डर है और इस डर की वजह से लल्लो-चप्पो हो रही है। तो अमित शाह तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, उन्हें इस डर को समझना चाहिए। हुँ। जी। नहीं, नहीं, वो इस डर को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इस हुँ, डर को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हुँ, आप एक मौलिक गलती कर चुके हैं। हुँ, अब मौलिक गलती करने के बाद वो भूल सुधार का रास्ता खोज रहे हैं। तो देखिए 2 मौके आए हैं हुँ, और इससे लगता है कि जो बेचैनी है और जो उनके चेहरे पर आज साफ दिखाई पड़ रही, तो बहुत स्पष्ट है। आपको हुँ, याद होगा पिछले हफ्ते जब राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ये कहा था कि भई संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया जाके गृह मंत्री जी को विपक्ष की भावनाओं से अवगत करा दीजिए। अवगत कराई। तो मैंने इस बात को कन्फर्म किया कि ये बात हुँ, दरअसल सीपी राधाकृष्णन ने अपने स्तर पर नहीं कही थी। ये हुँ, बात उनके मुँह से कहलवाई गई थी ताकि एक एग्ज़िट रूट मिले और हुँ, विपक्ष को इस बात का एहसास हो जाए कि चलिए उनकी बात चेयरमैन साहब ने पहुँचा दी है, तो अब मामला हुँ, बीच का निकलेगा। वो एक हुँ, एग्ज़िट रूट था और उसके बाद आपको हुँ, ध्यान होगा कि ये जो किरण रिजिजू ने सदन में उन्होंने आके बयान दिया कि भई हुँ, गृह मंत्री जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी बात हुँ, को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए। और ये हुँ, देखिए अजीब इत्तेफ़ाक की बात है कि ये उसी दिन ये बात की गई सोमवार को 1 बजे के आस-पास जब हुँ, झारखंड के यहाँ लाठीचार्ज हुआ।
यानी एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई आप जी। मुझ पर कैसे लाठीचार्ज का आरोप लगा सकते हैं? अगर हुँ, झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, अगर वो हुँ, दोषी तो मैं भी दोषी हूँ। हुँ, तो ऐसी स्थितियाँ पैदा, लेकिन जो मैंने कहा कि कहीं न कहीं इसमें कुछ बहुत बड़ा लोचा है। लोचा हुँ, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हुँ, और आप भी मालूम है कि सरकार के अंदर कोई भी मंत्री इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अपने हुँ, फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता है। हुँ, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आके अमित शाह पे अटक गया हो, तो हुँ, अगर अमित शाह कल अगर अपनी गलती मान लेंगे तो फिर वो सीधे प्रधानमंत्री पर वो हमला हमला जाएगा। हुँ, तो मोहन भागवत की बातों को मैं गंभीरता से इसलिए लेता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत की बातों में एक कंसिस्टेंसी है। वो हुँ, 2018 से लगातार सरकार को, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस और दूसरे लीडरशिप को लगातार वो अलर्ट कर रहे हैं कि भाई जो हुँ, रास्ता आपने अख्तियार किया, जिसपे जिस गति से आप भाग रहे हैं, उस रास्ते में थोड़ा-सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अन्यथा हुँ, आगे हादसा होगा। क्योंकि हुँ, देखिए, आरएसएस का जो प्रमुख है वो अपनी विचारधारा के उलट तो बात नहीं कहेगा। हुँ, और मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि वो जो विचारधारा का कोर है उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन हुँ, वो जानते हैं कि विचारधारा में कभी-कभी हमको टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ती है, हमको एक कदम पीछे करना पड़ता है। क्योंकि आगे अगर ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएँ जिसकी वजह से विचारधारा को नुकसान हो, जो आपका हुँ, यूटोपिया है उसको नुकसान हो, जो आपका लक्ष्य है उसको नुकसान हो, तो आप एक कदम पीछे करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग की खबरें आने लगी, तब मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। जब संभल का मामला हुआ तो उन्होंने क्या कहा, हर हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा सबका डीएनए एक है। फिर 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि भाई स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता। कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। तो ये सारे बयान और साथ ही साथ आपने देखा कि वो जो मुसलमानों के बड़े नेता हैं उनसे वो आउटरीच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो उस खतरे को समझ रहे हैं जो एक किसी कंपनी का चेयरमैन दूर से बैठ के जब देखता है तो उसको समझ में आता है, लेकिन सीईओ को वो बात समझ में नहीं आती। तो मुझे हुँ, लगता है कि अमित शाह को जो फैसला करना है या मोदी सरकार को जो फैसला करना है वो पॉलिटिकल फैसला करना है। लेकिन हुँ, मोहन भागवत को जो फैसला करना है वो अगले 25 साल की योजना के तहत फैसला करना है। वो ये नहीं चाहते कि गलत रास्ते पर चलते हुए या अगर उससे बदलाव ना करते हुए कहीं बड़ा नुकसान हो जाए। दिक्कत क्या हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने ये तो आउटरीच करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ, तो अब वो समझ गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद अमित शाह का फंसना, तो इसका मतलब ये कि इसके जाने के बाद मेरा नंबर आएगा। अब क्या अमित शाह को हटाने के तैयार हैं और क्या अपने को निशाने पर लाने को तैयार हैं? क्योंकि आपने दोनों बार देखा कि जब किरण रिजिजू ने जब वो बयान दिया कि संसद में आके बयान देने को तैयार हैं, तो उसी हुँ, परसों ही शाम को आपने देखा होगा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया भाई हमें इनके भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने आदेश दिया? अगर दिया तो अपराधी हैं, इस्तीफा दें, अगर नहीं दिया हुँ, तो फिर वो नाकारे हैं। ये सवाल हुँ, आज भी स्टैंड करता, आज भी राहुल गांधी ने यही बात आके कही। तो उन हुँ, वो विपक्ष भी इस बात को समझ गया है, विपक्ष को भी एक खून तो लग ही गया है कम से कम। वो समझ गया है कि ये मौका है जब हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुरूर को तोड़ सकते हैं, सरकार को लगातार कमज़ोर दिखा सकते हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि इसमें अब जितना नुकसान होना था, नुकसान हो चुका है और अगर हुँ, सरकार के अंदर ज़रा भी राजनीतिक कौशल या चातुर्य होगा, तो कल हुँ, आप संसद के अंदर अमित शाह आके मौजूद हो जाएँ और अपने स्तर पे कोई हुँ, बयान देके अपने आप को उस पूरे पाप से मुक्त कर सकें। क्या वो ऐसा हुँ, करेंगे? मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको कैसे कैसे देखूँ। लेकिन हुँ, समझदार राजनेता अगर होते, तो शायद वो ऐसा कोई गोल-मटोल बयान देके निकल सकते थे और कभी-कभी होता है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप ऐसी बुनियादी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो उसी फिनोमेना का शिकार है इस वक़्त।